गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसपीटी एक्ट के बारे में। एसपीटी एक्ट पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, बना चुका हूं मैं। उसमें कुछ बातें जो मैं उस वीडियो में नहीं बोल पाया, कारण वो था कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो को वहाँ पर स्टॉप कर दिया था और कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट गई थी जिसे मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा कर रहा हूँ। इसके बाद एसपीटी एक्ट पर ये जितनी भी टेक्निकल लैंग्वेज है वो समाप्त हो जाती है। अब इसकी अंदर की धाराओं को हम लोग पढ़ेंगे, इसके भाग को हम लोग पढ़ेंगे, इसके जो सेक्शन है उस पर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। हमने बताया था कि एसपीटी एक्ट 1949 को लागू हो गई, 1 नवंबर 1949 को लागू हो गई एसपीटी एक्ट। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1 नवंबर 1949 को लागू हो गई। किस कमेटी के अनुशंसा पर या किस कमेटी के सिफारिश पर लागू हुई थी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था गैंजेट सेटलमेंट के कारण एसपीटी एक्ट 1949 लागू हुई। किसके सिफारिश पर? तो गैंजेट सेटलमेंट 1932 और इसका रिपोर्ट सौंपा गया था 1935। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें 1932 ऑप्शन रहे और तो आप 1932 को क्लिक कीजिएगा और 1935 रहे तो 1935 को क्लिक कीजिएगा। लेकिन 1932 और 1935 दोनों एक साथ नहीं रहेगा। एक कमेटी बनी 32 में, रिपोर्ट सौंपा गया 35 में। तो इसमें जो एसपीटी एक्ट, टेनेंसी एक्ट जो क्रिएट हो गया, बन गया, लागू हो गई, तो इसका वास्तविक नाम भी मैंने बताया था। इसका वास्तविक नाम है बिहार रेगुलेशन 14। अब बताते हैं इसकी मूल बात। ये जो नियम लागू हो गया, एसपीटी एक्ट जो लागू हो गया, इसके अंदर में है क्या, इसके अंदर में क्या लिखी हुई है, कौन सी बातें लिखी हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट विषय वस्तुएं हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे इसके अंदर में टोटल यूनिट जो है, अध्याय जो है, ये अध्याय जो है ये 9 है, 9 अध्याय है इसके अंदर में। उसके बाद इसके जो भाग है, सेक्शन, इसके जो भाग है ये 72 सेक्शन है और इसके अंदर जो अनुसूची है यानी शेड्यूल जो है वो 2 है, 2 शेड्यूल है। अब इसको पढ़ना है इसके अंदर में कि प्रत्येक अनुसूची या प्रत्येक भाग क्या कहता है, क्या क्या नियम उसके अंदर में डाला गया है, कौन कौन से सीमाएं डाली गई है, कौन कौन से अधिकार डाले गए हैं, इसको स्टडी करना है। इसके लिए एक अलग वीडियो हम लेके आएंगे निश्चित रूप से, वो ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ ही होंगे। नेक्स्ट क्या है कि ये जो एक्ट बना एसपीटी एक्ट, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एक्ट बना ये कानूनी अधिकार था। कानूनी अधिकार यानी कानूनी अधिकार उसको मिल गया था, लेकिन इसे संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसको नहीं मिला था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब संवैधानिक जो अधिकार है वो कब मिला? तो वो जब तक हम संविधान को संशोधित नहीं करेंगे, तो किसी भी, जिस समय संविधान को लिखा गया था उस समय ये मुद्दा उस जगह पर नहीं लिखा गया था। तो अगर इस मुद्दे को फिर से संविधान के अंदर डालना है तो संविधान में संशोधन होना जरूरी हो जाता है। तो 1990 में संविधान को संशोधित करने का काम किया गया और वो 66वां संविधान संशोधन कहलाता है। 66वां संविधान संशोधन कहलाता है, 1990 में हुई थी। 1990 में जो 66वां संविधान संशोधन हुआ 1990 में, इसे संवैधानिक अधिकार मिल गया। इसे एसपीटी एक्ट को संवैधानिक अधिकार मिल गया। सिर्फ एसपीटी एक्ट को नहीं, उसी 66वां संविधान संशोधन में
एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट दोनों को संवैधानिक अधिकार दिया गया, यानी उसे संविधान में वर्णित कर दिया गया, संविधान में इसे लिख दिया गया। और खास बात क्या है कि इसे 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, संविधान के 9वीं अनुसूची में इसे डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची वह सेक्शन, वो भाग है, अनुसूची वो शेड्यूल है, भाग नहीं है, वो शेड्यूल है जहां पर अगर आप पुनः संशोधन करना चाहते हैं, उस सूची में अगर किसी को डाल दिया गया और उस कानून पर अगर आप फिर से पुनर्विचार करना चाहते हैं, तो वह कोई राज्य या कोई न्यायालय नहीं कर सकती है, उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उसे हस्तक्षेप करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ संसद को है। संसद मतलब राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद होते हैं और ये तीनों मिलकर 9वीं जो अनुसूची है उस विषय वस्तुओं पर फैसला लेने का अधिकार है। आप कोई भी कोर्ट या कोई भी संस्था इसमें बदलाव ला नहीं सकती है। साथ ही साथ ये 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। लेकिन एक बात यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टोटल जो 72 जो अनुभाग हैं, सेक्शन है, 72 मतलब 1 2 3 4 इस तरह से जो भाग हैं, सबके अलग अलग, 1 नंबर पे कोई नियम लिखा हुआ है, 2 नंबर पे लिखा हुआ है, 3 नंबर पे लिखा हुआ है। प्रत्येक नंबर पे कुछ न कुछ कानून, कुछ न कुछ नियम, कुछ सीमाएं लिखी हुई है। तो ये जो 53 नंबर पॉइंट है, 53 नंबर पॉइंट है, इस पॉइंट को ये 66वां संशोधन में 9th शेड्यूल में नहीं डाला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी को डाल दिया, लेकिन सेक्शन 53 को ये 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया। उसको छोड़कर बाकी सभी को 9वीं अनुसूची में डाला गया, सिर्फ 53 सेक्शन को छोड़कर, यानी भाग 53 को छोड़कर सभी को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 53 अनुसूची है, ये कहती है कि अगर समाज में कोई व्यक्ति जमीन को सामाजिक भलाई के लिए प्रयोग करना चाहता है, स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल या कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए अगर उस जमीन की जरूरत पड़ती है, तो उस जमीन को लेने का अधिकार हो सकता है। लेकिन इसके लिए प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? व्यक्ति को उस संबंधित क्षेत्र के डीसी को एप्लीकेशन करना पड़ता है। अब ये पूरे रूप से डीसी के हाथ में होती है। वो उसका जांच पड़ताल करता है कि यह वास्तविक में यह सामाजिक कार्य करने वाला है। अगर हम ये जमीन ले लेते हैं तो जमीन के जो मालिक है, रैयत हैं, क्या उसे क्या नुकसान हो सकता है, क्या तकलीफ हो सकता है, इन सारे विचार को देखते हुए डीसी निर्णय लेते हैं कि ये जमीन देना है या नहीं देना है। अगर ये जमीन दे दी गई और 5 साल तक अगर उस जमीन पर जो वादा करके लिया गया था वो ना हो, तो 5 साल के अंदर में यह अधिकार भी दिया गया है कि जमीन को पुनः उसे वापस दे दिया जाएगा। तो ये सामाजिक भलाई करने के लिए बातें जो 53 नंबर सेक्शन में लिखी हुई है, इसे छोड़कर सभी को 9वीं अनुसूची में डाल दी गई है। अब बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये खत्म हो जाता है। अब यहाँ 1 से लेकर 73 तक, 73 सेक्शन में क्या क्या बातें लिखी हुई है, इसे अब हमें स्टडी करना है। इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम आपको बताना चाहते हैं। आप निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बातों को सुने। एक क्वेश्चन ये बन ही सकता है क्योंकि इतनी टफ एग्जाम होने वाली है, कहां से क्वेश्चन उठाया जाएगा, किस जगह से क्वेश्चन उठाया जाएगा, यह बोलना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, ये जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, ये राजमहल की पहाड़ियां, ये भागलपुर सेक्शन से और ये बीरभूम के सेक्शन से जो हम 3 क्षेत्र को ले लिए हैं, किसे साहिबगंज, पाकुड़ और साहिबगंज, पाकुड़, इधर हो गया देवघर, जामताड़ा, दुमका,
और यहाँ गोड्डा। ये जो सेक्शन ले लिया गया, तो ये जो क्षेत्र है ये बहुत पुराने समय में इस क्षेत्र को नरीखंड कहा जाता था। नरीखंड, नरीखंड यानी ये संथाल परगना का नाम जो है, बहुत पुराना नाम जो है वो नरीखंड है। नरीखंड बाद में इसका नाम कांकजोल पड़ा। कांकजोल बाद में इसका नाम कांकजोल पड़ गया। कांकजोल के बाद यही कांकजोल के नाम के समय ही, कांकजोल का जो नाम था उसी समय राजा हर्षवर्धन और ह्वेनसांग ये चीनी यात्री थे, इनका जब मिलन हुआ था, मतलब इनके साथ जब मुलाकात हुआ था, तो जिस क्षेत्र में थे इस समय इस क्षेत्र का नाम कांकजोल था। कांकजोल। और ह्वेनसांग ने अपने किताब में, अपनी पुस्तक में इसका नामकरण भी किया है। इसका नाम है काई की चिंग ला, यानी ह्वेनसांग के किताब में इस संथाल परगना का नाम था काई की चिंग ला, ये नाम था। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब भी पूछ ही सकता है। जेपीएससी का एग्जाम है, जेपीएससी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके अंदर के भाग के बारे में, सेक्शन के बारे में, और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को हमें भी समझना चाहिए। कुछ शब्दावलियों को लेकर मैं आऊँगा जिसका मतलब आपको स्पेशली समझा दूंगा। उसके बाद मैं सेक्शन पर बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।